हेलो एवरीवन, हाउ आर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं फ्रेंड। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे पॉल्यूशन। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में वाटर पॉल्यूशन को देखा था फ्रेंड। एयर पॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो वाटर पॉल्यूशन को एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। देन फिर हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे और भी चीज़ें इसमें। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड। और सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल ज्वाइन करें। एक्सपेक्टेकुलर प्लेटफॉर्म है, अनपैरेलल अप्रोच है, इनोवेशन है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें और बेहतरीन आप अपने चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आपको एक क्लियर कट रोड मैप मिलता है कैसे आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। आप ज्वाइन करते हैं तो फ्रेंड आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, प्लान किया हुआ कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने ज्वाइन किया है फ्रेंड। और सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लें फ्रेंड। और मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है, पिछले काफ़ी समय से करीब 18 ईयर से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा अनुभव है, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप भी शामिल हो सकते हैं फ्रेंड। और मेरे टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लें, तो मेरे क्लास के सारे नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी क्लासेस होती हैं, सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और इंडिया के टॉप जितने बेस्ट एजुकेटर हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनकी क्लासेस आपको मिलेगी फ्रेंड यहाँ पर। और बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो प्लस का जो कोर्स आपका है, प्लस और आइकॉनिक का जो कोर्स है, तो प्लस के कोर्सेज आइकॉनिक कोर्स में क्या डिफरेंस है। तो प्लस में स्टडी मिलती है, आइकॉनिक में आपको स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, पर्सनल कोच किया जाएगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, पर्सनलाइज फीडबैक है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो प्लस का फी आपका है फ्रेंड, 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक का ये कोर्स है, इसमें आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और इस तरह से आपका ये यहाँ पर डिस्काउंटेड फी रहेगा फ्रेंड। मेरे कोड का इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और उसी तरह से आइकॉनिक आप देख रहे हैं फ्रेंड, आइकॉनिक में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और आइकॉनिक की ये फ़ी आपकी है और इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे कोड का इस्तेमाल करें फ्रेंड, RKS10। और ऑप्शनल भी आपके लिए अवेलेबल है फ्रेंड, ऑप्शनल भी आपका 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स है। यहाँ भी कोड का इस्तेमाल करें और इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑप्शनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और द मोस्ट कम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल जो आपका है, अन अकेडमिक कॉम्बैट प्रोग्राम, ठीक है। आई थिंक आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे फ्रेंड। तो 20 दिसंबर को आपका ये 11 बजे है, तो सारे लोग ज्वाइन करो इसको। और जब इनरोल करते हो तो मेरे कोड का इस्तेमाल करो फ्रेंड। और कंटेस्ट फॉर्मेट जो आपका देख सकते हैं यहाँ पर, 45 मिनट्स है, 60 क्वेश्चन है, 13 कॉम्बैट्स आपका है, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, ठीक है। तो फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट आपका प्रोग्राम है, इसमें आप प्राइज जीत सकते हैं, एप्पल मैकबुक है, एप्पल आईपैड है, सारी चीज़ें आप इसमें, ठीक है। तो और 6 मंथ आपका एग्जाम का है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और हमारा बैच एक शुरू हो रहा है आपका 15 दिसंबर को। और इसमें कंप्लीट जीएस को कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स को, प्रीलिम टेस्ट सीरीज है, 500 आवर है, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल प्लानर के अकॉर्डिंग चलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको गाइड करेंगे फ्रेंड। और इसमें देख सकते हैं आपका जो 6 मंथ का जो कोर्स है, एक 14 दिसंबर से एक आपका 2022 के लिए है, 2023 के लिए है। इतने सारे प्रोग्राम आपके चल रहे हैं। और मेरे कोड का इस्तेमाल करें फ्रेंड, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सारे नोट्स वगैरह, गाइडेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पॉल्यूशन का देखेंगे फ्रेंड कि पॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा था। तो लेट्स बिगिन। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन देखा था। और जल प्रदूषण का मैंने आपको बताया था कि जल प्रदूषण है, वाटर पॉल्यूशन है, तो क्या इसका मतलब डिफिनेशन क्या है, कैसे, क्या इसका तात्पर्य क्या होता है, ठीक है। तो जल में विषाक्त तत्वों का समावेश, तो जल के भौतिक जो फिजिकल है, केमिकल है और जो बायोटिक
जैविक गुणों में क्या होता है, जो अवांछनीय अनवांटेड चेंज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके जल वाटर की जो क्वालिटी खराब हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में उपलब्ध कुल जल का 97% भाग जो है वो आपका सागरीय भाग में है, और मात्र 3% भाग ही क्या है, स्थलीय या महाद्वीपीय भागों पर है। ठीक है, तो इस तरह जल का जो वितरण है अत्यंत असमान है, और फ्रेश वाटर देखा जाएगा तो जल का केवल 3% ही है आपका फ्रेंड। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको पिछले क्लास में, और सब लोग कॉपी पेन लेके बैठो, सब नोट करते चले जाओ, पीडीएफ वगैरह भी सारी चीजें आपको दूंगा, पहले भी दे चुका हूँ फ्रेंड। और इसमें वाटर पॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था क्या कारण इसके क्या क्या हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो पुराने क्लासेस देख लेंगे, पिछले क्लासेस जो आपका है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। और कुल जल का 1% से भी कम जल जो आपका क्या है फ्रेंड, वो आपका पेय योग्य है, जिसको पिया जा सकता है। और जल प्रदूषण आपका प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से उत्पन्न होते हैं, नेचुरल है और ह्यूमन है, दोनों कारणों से। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मानवीय गतिविधियां जो हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, जल प्रदूषण की समस्या को कई तरह से उत्पन्न करती हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट आपका होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका है, जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल जो वाटर में मिलते हैं, समुद्र में जो एटॉमिक एक्सप्लोजन जो होता है, परमाणु विस्फोट होता है, जो बड़े बड़े शिप चलते हैं उसमें जो ऑयल स्पिल होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो ताप विद्युत केंद्र हैं वहां से जो चीजें निकलती हैं, जो फॉसिल्स फ्यूल होता है फ्रेंड, इन सब चीजों से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन आपका ज्यादा होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे इंडिया में देखा जाएगा तो 80% बीमारियां जो हैं आपका अशुद्ध जल से होता है, ये सब बताया है मैंने। निरी वैज्ञानिकों के अनुसार जल का 70% भाग जो है वो बिल्कुल पॉल्यूटेड हो चुका है। और जितना भी भारत में जितनी भी मौतें वगैरह हैं, जितनी भी डेथ है, उसमें संक्रामक रोगों का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। सब सारी चीजें मैंने करा दिया था फ्रेंड, और ये सब चीजें मैंने आपको बताया था कि वाटर पॉल्यूशन में क्या इसका सॉल्यूशन है, व्हाट कैन यू डू वाटर पॉल्यूशन के संदर्भ में, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। और सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन में आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट है, ठीक है, इन सब चीजों पर पूरा डिस्कस किया था हम लोगों ने। कृषि जात प्रदूषक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका होता है, उर्वरक है, फर्टिलाइजर से। नगरीय प्रदूषण अर्बनाइजेशन से भी होता है, ठीक है। प्राकृतिक प्रदूषण है, तो इन सब चीज़ों से आपका प्रभावित होता है। फिर मैंने आपको बताया था एक नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या होता है और एक आपका पॉइंट सोर्सेज क्या होता है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा फ्रेंड, नॉन पॉइंट सोर्सेज एंड पॉइंट सोर्सेज। जो लोग नए जुड़े हैं तो पिछले क्लास को देख लेंगे। और भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि भौतिक प्रदूषक क्या हैं, रासायनिक प्रदूषक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। और जल के प्रदूषणों में आपका जैसे कुछ आपका डिग्रेडेबल होता है, कुछ नॉन डिग्रेडेबल होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। जल प्रदूषण के 3 क्षेत्र को डिस्कस किया था कि नदी एवं सतही जल प्रदूषण है, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है एंड ओशन वाटर पॉल्यूशन है। इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बात किया था फ्रेंड। और इसके अंतर्गत बताया था मैंने आपको, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, देन मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर आपका एनिमल फार्म होता है, फिर एग्रो बेस होता है। इन सारी चीज़ों को मैंने बता रखा है, बस एक रिवाइज कर दे रहे हैं। एसिड रेन आप समझते हैं, अम्ल वर्षा जो आपका फ्रेंड है, ये एयर पॉल्यूशन का दुष्परिणाम होता है, ठीक है। तो एसिड रेन से आपका नदियां हैं, जो वाटर बॉडीज है, वो पूरी तरह से प्रभावित होती है। और एसिड रेन का जो इम्पैक्ट है वो एयर पॉल्यूशन के कारण, उसका रीजन जो आपका है। नॉन पॉइंट सोर्सेज आपका एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा गया है, नॉन पॉइंट सोर्सेज है, पॉइंट सोर्सेज है, तो इसको अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर लीजिएगा। और वही आपका है पॉइंट या बिंदु प्रदूषण या नॉन पॉइंट प्रदूषण, तो इसमें दिया गया है फ्रेंड। और इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा था। और उसके बाद फिर आपका भारत की जो 12 आपकी जो बड़ी नदियां हैं वो जल प्रदूषण के शिकार हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, गोदावरी है। इन सारी चीज़ों पर मैंने आपको बता रखा है। 1985 में गंगा कार्य योजना, 93 में यमुना कार्य योजना चलाई जा रही है, और भी नए नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कैटेगरी ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है। इन सब चीज़ों पर अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे। वर्तमान सरकार ने नमामि गंगा योजना की शुरुआत किया फ्रेंड, और इसका उद्देश्य क्या है, गंगा को स्वच्छ बनाना, ठीक है ना। तो
और दूसरा आपका है, जैसे मैंने ये भी बताया था आपका कि यूएसए की जो सुपीरियर झील है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एस्बेस्टस के कारण क्या अत्यंत प्रदूषित हो गया है, जिससे बहुत सारी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है। और समुद्री जल में भी प्रदूषण की समस्या बन रही है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में बता रखा था। परिणाम क्या होते हैं, तो मानव एवं जीव जंतुओं के सामने पेयजल की समस्या उत्पन्न होगी। कृषि के लिए प्रदूषित जल का उपयोग होगा, इससे क्रॉप पैटर्न आपका पूरा प्रभावित होगा, क्रॉप क्रॉप प्रभावित होगा, फसल प्रभावित होंगी। जलीय इकोसिस्टम जो है उसके जीव जंतु प्रभाव होगा, बायोडायवर्सिटी वगैरह का होगा। जो प्रदूषित जल भूमि को भी प्रदूषित जल जो है लैंड को भी कर देता है, लैंड को भी भूमि को भी प्रदूषित कर देता है। मानव में संक्रामक बीमारियां होती हैं, जैव विविधता में आपका जो बायोडायवर्सिटी है उसमें ह्रास होता है फ्रेंड। और विश्व के समुद्री मार्ग में भी जल प्रदूषण के कारण जो फिशिंग है वो काफी बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो हम लोगों ने इतना कर रखा था, आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड आपका आर्सेनिक प्रदूषण, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना, बोला था। तो आर्सेनिक क्या है फ्रेंड, आर्सेनिक जो है केमिकल सब्सटेंस है जो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, धरती के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, जो धरती के अंदर पाया जाता है और यहाँ कई खनिजों में पाया जाता है। और भूमिगत पानी में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, भूमिगत पानी में ये घुलनशील होता है। और वैश्विक स्तर पर देखा जाएगा तो करीब करीब 14 करोड़ लोग जो हैं वो आर्सेनिक युक्त जो अंडरग्राउंड वाटर हैं वो पीने के लिए क्या है, मजबूर हैं। इसमें जैसे मध्य यूरोप के भी क्षेत्र हैं, साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है, अमेरिका एशिया कुछ भागों जो लोग हैं वहां पर भी है। और WHO जो भी स्वास्थ्य संगठन ने इस स्थिति को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बताया है, ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस स्थिति को क्या बताया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बताया है। तो ये आर्सेनिक प्रदूषण जो है इसका काफी ज्यादा प्रभाव है। भारत में अगर देखा जाएगा फ्रेंड तो भारत में जो आर्सेनिक प्रदूषण है इसमें असम का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ठीक है, क्रमशः 65, 61, 44, 32, 25% पॉपुलेशन जो है वो आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये आपका जो स्टेट वाइज है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं कि कितना प्रभावित क्षेत्र है ये आर्सेनिक प्रदूषण से। और भारत में अगर जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आपका, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है, पंजाब में सर्वाधिक लोग प्रभावित हैं आर्सेनिक पॉल्यूशन से, ठीक है ना। करीब करीब देश का 18.8% पॉपुलेशन जो है ये आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपका नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है ये, ठीक है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है, रेनल सिस्टम को करता है, किडनी वगैरह, ब्लैडर वगैरह को करता है, स्किन को प्रभावित करता है, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस को प्रभावित करता है बॉडी का। तो इस तरह से ये सब चीजें जो हैं ये काफी ज्यादा इसका बैड इम्पैक्ट होता है। और इसमें देखा जाएगा फ्रेंड आपका कि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, केरल है, उत्तराखंड है, गोवा है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश में आर्सेनिक की समस्या नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है, तो क्वेश्चन वाइज और इसको नोट करते चलिएगा, पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा फ्रेंड, कि महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, केरल का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा, ये सब जो क्षेत्र आपका होगा ये सब में आर्सेनिक की समस्या नहीं है। और बिहार के 18 जिले जो हैं वो आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, ठीक है, और कितना ज़्यादा ये घातक है। और मैंने आपको बताया फ्रेंड ये 2021 के लिए मैं आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी का करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2021 के लिए मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी करा रहा हूँ और पूरा 1 ईयर का करंट भी मैं आपको फ्रेंड, 1 ईयर का जो करंट डेवलपमेंट है, ठीक है, जो करंट डेवलपमेंट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, तो ये भी मैं आपके लिए जल्दी समय समय पर लेके आते जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और 1 बजे आपकी इकोनॉमी की क्लास चल रही है फ्रेंड, तो सभी लोग उसमें आ जाएं। 1 बजे इंडियन इकोनॉमी क्लास चल रही है, स्पेशल क्लास में चल रही है, तो सभी लोग उस पर जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो फ्रेंड। तो इस तरीके से आपका प्रभावित है, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ आर्सेनिक आपका एंडेमिक स्टेट इन इंडिया में, ठीक है, ये क्या पोजीशन है,
फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवंथ है। तो ये हमेशा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना? कि आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, उसके बाद बिहार है, ये सब जो चीजें हैं इसका लिस्ट का ध्यान रखिएगा, ठीक है? जल प्रदूषण को रोकने के उपाय के बारे में अगर देखा जाए फ्रेंड, तो जल प्रदूषण को रोकने के उपाय में जैसे भारत में 8वीं योजना में नदी कार्य योजना रिवर एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया 1985 में, फिर यमुना कार्य योजना 1993 में प्रारंभ की गई। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जानकारी आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपका नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का प्रारंभ जो है 1995 में किया गया था 95 में। और इस योजना के तहत करीब करीब 157 जो सिटीज हैं और 18 राज्यों की नदियों के करीब 34 जो आपका प्रदूषित नदी है उसको सम्मिलित किया गया था। तो ये इंफॉर्मेशन आपका है। तो एनआरसीपी को कब प्रारंभ किया गया? 1995 में प्रारंभ किया गया। कितना कवर किया गया, सिटी को कितना कवर किया गया? तो 157 सिटी को कवर किया गया, 18 राज्यों को इसमें शामिल किया गया और नदियां जो हैं करीब करीब 34 नदियों को इसमें सम्मिलित किया गया। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ठीक है ना? और जो करंट डेवलपमेंट हुआ है तो करंट लेके आएंगे तो उसमें करेंगे फ्रेंड। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ये 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपका एनजीआरबीए का गठन किया गया, प्रथम बैठक इसका किया गया। और ये जो अथॉरिटी आपका है ये गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, नेशनल रिवर घोषित किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की इस प्रथम बैठक में 2020 तक 2020 तक गंगा एक्शन प्लान के स्थान पर मिशन क्लीन गंगा, ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अथवा गंगा सफाई मिशन की घोषणा की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा कि 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनजीआरबीए का प्रथम बैठक किया गया और इसमें गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया फ्रेंड। और 2020 तक गंगा एक्शन प्लान के मतलब राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण की प्रथम बैठक में 2020 तक गंगा एक्शन प्लान के स्थान पर मिशन क्लीन गंगा अथवा गंगा सफाई मिशन की घोषणा की गई। तो इसको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने गंगा नदी को पिछले वर्ष विश्व की 10 सर्वाधिक प्रदूषित एवं आपका संकटग्रस्त नदियों में शामिल किया गया, ठीक है ना? तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आप देख सकते हैं फ्रेंड, कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला के 100 क्वेश्चन में करीब करीब 25 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल यूपीएससी के प्री में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान देना है। और करंट जो चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान देना है, मैं कराऊंगा, बिल्कुल करंट भी कराऊंगा फ्रेंड। और वर्तमान सरकार ने नमामि गंगा योजना की शुरुआत की है फ्रेंड, और जिसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और गंगा को स्वच्छ बनाना। और सरकार जो है उत्तराखंड के देवप्रयाग से लेकर पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर तक गंगा नदी में करीब करीब 133 जगहों पर सेंसर लगा चुकी है, ठीक है? लगाया जा चुका है, कहीं लगाया भी जा रहा है। जो गंगा के का जो पूरा सिनेरियो होगा, ठीक है, उसका ऑनलाइन रिपोर्ट जो है लगातार, मतलब दिल्ली है सो ये ऑनलाइन रिपोर्ट आता है, ठीक है ना? तो ये मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बना के आपको भेजा था। पर्यावरणीय जो करंट है इन्वायरमेंटल करंट अफेयर के अंतर्गत मैं जो शॉर्ट वीडियो बनाया था फ्रेंड, तो उसमें मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है। तो प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है ना? प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आपने पूरे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट आप देख रहे हो तो आपको कभी थोड़ी भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? एक मिशन आईएएस करके है जो प्रीलिम्स के लिए है फ्रेंड, तो उसको आप लोग देखें। और मैंने पहले जो क्लासेज ली थी उसको भी देखें। तो पहली वाली जो क्लासेज हैं वो प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से है। और ये देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को बिल्कुल अलग करना है, मेन है कि आपको नॉलेज ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रेंड, उसका प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में दोनों जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेन एग्जामिनेशन के लिए भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन एग्जामिनेशन में अगर आप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो उसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी
डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ये चारों चीज़ों को आपको लेके पढ़ना होगा, ठीक है ना? क्योंकि सारे चीज़ें जो हैं इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये नमामि गंगा योजना जो है इसको खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होती है, ठीक है? तो ये पूरा जो आपका है ये देवप्रयाग से लेकर बंगाल में डायमंड हार्बर तक गंगा नदी में 133 जगह पर सेंसर लगाए जा रही है फ्रेंड, और इसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है, ठीक है? और विश्व भर में आपका विश्व भर में अब पहली बार है कि जब किसी नदी में प्रदूषण की जांच जो है रियल टाइम निगरानी के लिए इतने बड़े स्तर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, आप हरिद्वार भी है और भी जहाँ पर है इस चीज़ को जाके आप मतलब इसको देख सकते हैं। मैं हरिद्वार गया था, वहाँ पर देखा था सारी चीज़ें, इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? एक आपका इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे हमेशा प्रश्न पूछा गया है, तो खूब अच्छे तरीके से इसको समझ समझ लीजिएगा। जल प्रदूषण को, वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए बीओडी परीक्षण की जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड। जैसे जैसे क्या होता है फ्रेंड कि जैसे जैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, वाटर में पॉल्यूशन की मात्रा जब बढ़ती है, तो जल में क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन की खपत जो है अधिक होने लगती है, ठीक है? और क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, मतलब बीओजी आपका जो क्या हो गया कि जैसे जैसे वाटर में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, और उसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन की खपत, ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत होने लगेगी और ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी वाटर में तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये आपका बीओडी है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। और समानता नदियों में जो आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये आपका 10 मिलीग्राम लीटर होना चाहिए फ्रेंड। और इसमें आप देख सकते हैं कि वेरी गुड क्वालिटी का क्या पोजीशन है, मॉडरेटली क्लीन क्या है, एंड पुअर है, वेरी वेरी पॉल्यूटेड है। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आपका बीओडी जो है आपका पीपीएम के तहत माना जाता है, ठीक है? इसको इसका मेजरमेंट करते हैं पीपीएम के तहत। तो ये कि इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड, हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन को भी बात कर लिया, वाटर पॉल्यूशन पे भी काफ़ी अच्छे तरीके रिवाइज़ भी कर दिया मैंने आपको। आज हम लोग नेक्स्ट एक पॉल्यूशन को देखते हैं, आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन, नाभिकीय प्रदूषण। तो नाभिकीय प्रदूषण के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड कि जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, इन पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा प्रदूषण को क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण बोलते हैं, न्यूक्लियर पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना? या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलते हैं। और सभी प्रकार के जितने प्रकार के प्रदूषण हैं, नाभिकीय प्रदूषण जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा हानिकारक जो आपका है वो नाभिकीय प्रदूषण, न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है, जो काफ़ी डेंजरस होता है फ्रेंड, ठीक है ना? और नाभिकीय प्रदूषण के कारण हैं, कारण क्या-क्या हैं? नाभिकीय प्रदूषण के कारण अगर देखा जाएगा तो इसमें आपका कोबाल्ट है, थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है? ये सब चीज़ें जो हैं आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाने वाले क्या हैं? मेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना? और इसको मापते कैसे हैं? तो इसको रोंटजन में नापते हैं, इसे रैम भी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? कि नाभिकीय प्रदूषण के कारण क्या हैं और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। और चेरनोबिल दुर्घटना वगैरह जो है, ये सब चीज़ें आपको पता ही होगा फ्रेंड कि हालाँकि अब उस तरह की दुर्घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी खामियाँ थी उस समय। तो अब उस तरह से चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन और है कि न्यूक्लियर पॉल्यूशन इज़ काउज्ड बाय ए रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट रिलेट टू द क्रिएशन ऑफ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का माइनिंग करते हैं एंड जब प्रोसेसिंग करते हैं यूरेनियम ओर का, जो यूरेनियम का जो ओर है, ठीक है, क्रिएट फ्यूल फॉर न्यूक्लियर पावर एंड वेपन ऑल्सो जनरेट्स बाई प्रोडक्ट्स दैट आर रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना?
The largest amount of nuclear pollution was generated due to detonation of nuclear weaponry. तो न्यूक्लियर वेपनरी के कारण जो है काफी ज्यादा इसका ये होता है. द वेपन वेयर denoted in combat during the end of World War II and as part of various weapon testing and experimentation process. ठीक है ना. तो the production of nuclear weapon also generate a minimal amount of radiation due to the radioactive material used in the process. तो ये महत्वपूर्ण कारण है. जो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया है इसको देख लीजिएगा आप लोग फ्रेंड. नाभिकीय प्रदूषण का अगर इफेक्ट देखा जाएगा तो विश्व में नाभिकीय रिएक्टरों में 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें आपका एक सिमल आइलैंड अमेरिका के निकट स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्र तथा दूसरी ओर चेरनोबिल में हुआ था. काफी फेमस है आपका, और बड़ी संख्या में, काफी अधिक संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए थे फ्रेंड. और न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियर रेडिएशन है ये आपका लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करता है. एक्सप्लोजन फ्रॉम द न्यूक्लियर बॉम्ब does 2 types of damage directly from blast and dispersal of radioactive isotopes, जो रेडिएशन आपका फैलता है. ठीक है ना. और परमाणु ऊर्जा के केंद्र से निकले जो रेडियोधर्मी, जो परमाणु ऊर्जा केंद्र से जो वेस्ट निकलते हैं, रेडियोधर्मी जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, नाभिकीय पदार्थों का जो उत्पादन किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जाता है, परमाणु एटॉमिक जो एक्सप्लोशन होता है उसका परीक्षण जो होता है फ्रेंड, ये प्रमुख समस्याएं हैं. और ये आपको वाटर बॉडी को, ठीक है, लैंड बॉडी को एंड एयर को, तीनों को क्या करता है, ये पूरी तरह से प्रदूषित करता है और पूरा इन्वायरमेंट का बैलेंस जो है ये पूरी तरह से बिगाड़ देता है. तो ये प्रभावित है फ्रेंड. और परमाणु विस्फोट जो आपका होता है फ्रेंड, इसमें सर्वाधिक जो है वो विकिरण उत्पन्न होता है. ठीक है, जिस तरह से आपने हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बम का यूज किया गया था. एक कॉन्सेप्ट आपका है फ्रेंड, न्यूक्लियर विंटर, जो प्रश्न पूछा गया है तो इसको बिल्कुल नोट करना है आपको. न्यूक्लियर विंटर क्या होता है, ठीक है. तो न्यूक्लियर विंटर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि परमाणु विस्फोटों की घटनाएं बढ़ने पर बड़े आकार की ज्वालामुखी बन जाएगा, और इसके द्वारा क्या होता है, जो स्मोक निकलता है, जो धुआं है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो एरोसोल है, ये वातावरण को क्या करता है, पूरी तरह से ढक लेता है ब्लैंकेट की तरफ. और जिससे वातावरण में क्या होता है फ्रेंड कि मतलब वो इतना अधिक वातावरण में डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं, एरोसोल हो जाते हैं, कि सोलर रेडिएशन का एक बहुत बड़ा भाग जो है पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता है. ठीक है ना. मतलब जो ये विस्फोट जो आपका होता है, परमाणु विस्फोट वगैरह होने से क्या होता है, पूरा जो उसका डस्ट पार्टिकल जो एरोसोल है ये पूरे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और इंसोलेशन को नहीं आने देगा. अब इंसोलेशन को नहीं आने देगा तो इससे क्या होता है फ्रेंड कि पृथ्वी का तापमान जो है नीचे गिर जाएगा. पृथ्वी का जो औसत तापमान जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है वो नीचे चला जाएगा. ठीक है. और बिल्कुल ट्रॉपिकल जो एरिया होगा वो बिल्कुल कूलिंग प्रोसेस, मतलब अर्थ का जो क्या होगा, ग्लोब का कूलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं. और ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया फ्रेंड, तो इसको अच्छे तरीके से आपको इसमें आपको ध्यान देना होगा. ठीक है फ्रेंड. तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक और आपका है कि ओजोन परत का नष्ट होना, पहले भी देखा है, क्लाइमेटिक चेंज में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ओजोन डिप्लेशन को पढ़ा है फ्रेंड. तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर में क्या होता है कि परमाणु विस्फोट के दौरान, एटॉमिक एक्सप्लोजन के दौरान क्या होता है, काफी बड़े पैमाने पर नाइट्रिक ऑक्साइड का इमिशन होता है, इमिट करता है. तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, जो कि ओजोन परत को क्या करता है फ्रेंड, व्यापक रूप से इसको डिस्टर्ब करता है, व्यापक रूप से इसको क्षति पहुंचाता है. और ओजोन परत के करीब 50% तक घटने से क्या है, स्किन कैंसर वगैरह जो है, ठीक है, और बहुत सारी और भी बीमारियां जो हैं इससे प्रभावित होती है. ठीक है फ्रेंड. तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका स्पेस पॉल्यूशन, एक देखते हैं स्पेस पॉल्यूशन. तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन में मैंने आपको बता दिया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये पूरा हम लोग का क्लियर हो गया. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एयर पॉल्यूशन, उसके बाद आपका वाटर पॉल्यूशन, सर्वाधिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड, न्यूक्लियर पॉल्यूशन देखा. और अभी हम लोग बात करेंगे क्या, स्पेस, ठीक है ना, स्पेस पॉल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे. अंतरिक्ष प्रदूषण क्या है, और इसको साइंस टेक वगैरह में भी आपने काफी पढ़ा होगा, क्योंकि साइंस टेक में ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसको काफी ज्यादा पढ़ा जाता है, स्पेस पॉल्यूशन क्या है.
तो अंतरिक्ष प्रदूषण के अंतर्गत क्या होता है कि मनुष्य द्वारा जो आपको पता है जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है, जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ठीक है? तो जैसे जीएसएलवी है, जियो आपका जो लॉन्च व्हीकल होता है फ्रेंड, तो जो रॉकेट आपका है, सैटेलाइट है, अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यात्रियों का जो वेस्ट सामान होता है, ठीक है? अंतरिक्ष यान का जो अन्य सामान है, करीब 100 से अधिक रॉकेट जो उपग्रहों की कक्षा में स्थापित करते हैं, नष्ट होकर हजारों टुकड़ों में क्या होते हैं, ये अंतरिक्ष में बिल्कुल रहते हैं, ठीक है? तो अंतरिक्ष प्रदूषण का ये बहुत बड़ा एक प्रमुख कारण है और बहुत चिंता का विषय भी है ये, ठीक है? तो मनुष्य द्वारा जो प्रक्षेपित रॉकेट है, उपग्रह है, अंतरिक्ष यान है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, ये अंतरिक्ष प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। और इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड आपका इसमें जिस तरह से अगर नेचुरल रूप से देखा जाए तो अंतरिक्ष प्रदूषण के कारण में क्या है, जैसे एक्स्ट्रा सोलर आपका है, डस्ट पार्टिकल्स है, लार्जर बॉडी आपका होता है, सोलर सिस्टम अगर देखा जाएगा जो कॉमेट्स आपका है, जो एस्ट्रॉइड्स होता है, ठीक है ना? जो मेट्रॉइड्स होता है, इंटरप्लेनेटरी जो डस्ट हैं, ठीक है? माइक्रो मेट्रॉइड्स होता है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब नेचुरल हैं। तो आपको बताना ये है कि जो अंतरिक्ष प्रदूषण होता है फ्रेंड, एक सेकंड, जो अंतरिक्ष प्रदूषण है तो आपको दो तरह से चीजें मिलती हैं। एक तो आपको दिखता है नेचुरल है और एक आपका क्या होता है आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल के अंतर्गत क्या होता है कि एक्स्ट्रा सोलर का इम्पैक्ट होता है सोलर सिस्टम में, जैसे कॉमेट्स है, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, इंटरप्लेनेटरी डस्ट वगैरह होता है, उल्का पिंड वगैरह है, ये सब क्या है, ये सब आपका नेचुरल स्पेस पॉल्यूशन का कारण है। और आर्टिफिशियल में आपका क्या होता है फ्रेंड, आपका बाई प्रोडक्ट होता है, फ्रैगमेंट आपका है, मतलब जो स्पेस जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं उसके कारण जो होता है। अंतरिक्ष प्रदूषण में आपका क्या है फ्रेंड कि जो बेकार हो चुके हैं, जो सैटेलाइट जो है मतलब जो सैटेलाइट का काम खत्म हो गया है, हर सैटेलाइट का उपग्रह का एक जीवन काल होता है, ठीक है? तो जो खत्म हो गया है वो अंतरिक्ष में ही क्या हो जाता है, पड़े रह जाते हैं और इससे भविष्य में क्या होगा, अंतरिक्ष की जगह अंतरिक्ष में भी स्पेस में भी क्या होगी, जगह की कमी हो जाएगी, ठीक है ना? दूसरा है कि नए उपग्रह के लिए भी एक सुनिश्चित स्थान जो है वो कक्षा में नहीं मिल पाएगा, तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये। और अगर 40 वर्षों में देखा जाए फ्रेंड, तो पृथ्वी में ऐसे करीब 2500 अंतरिक्ष अभियान संपन्न हुए हैं, करीब करीब 2500 स्पेस प्रोग्राम को इसको अभियान को चलाया गया है। और इन अभियानों से करीब करीब 10 लाख किलोग्राम से अधिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो करीब करीब जमा हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 40 वर्षों में जिस तरह से 2500 करीब स्पेस एक्सपेडिशन किया गया और करीब-करीब से 10 लाख किलोग्राम से अधिक जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो स्पेस में ही, उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा, ठीक है ना? तो एक ये हो गया फ्रेंड, तो हम लोगों ने स्पेस को देखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा और जो मेन आपका इम्पोर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन आपका हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो गया, स्पेस पॉल्यूशन आपका हो गया फ्रेंड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है ना? इसके बाद है सो हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन। और कल जो हमारी क्लास होगी वो पॉल्यूशन पर लास्ट क्लास होगी, शाम को 5 बजे डेली क्लास होती है ये। तो इस पर हम लोग कल एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना? और जैसे ही लाइव आपका स्टार्ट होता है फ्रेंड, तो फिर हम लोग जल्दी ही एमसीक्यू वगैरह बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन आपका क्या है फ्रेंड, प्लास्टिक देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। प्लास्टिक 1960 में तैयार किया गया था और पॉलीथीन इसका क्या है, सामान्य रूप है, ठीक है? तो आज प्लास्टिक प्रदूषण की एक जो मतलब भयावह स्थिति जो है बनी हुई है और यह एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। क्या है फ्रेंड है? यह एक आपका ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या है ये, ठीक है? एक आपका ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या है और विश्व में करीब-करीब हर साल अरबों की संख्या में जो खाली प्लास्टिक के थैले जो हैं वो फेंक दिए जाते हैं, ठीक है? तो ये गंभीर समस्या है। और जैसे इसका नाले हैं, जो नालियाँ वगैरह हैं, ड्रेनेज सिस्टम में जाकर क्या है, इसके प्रवाह को, इसके ड्रेनेज को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है काफ़ी। और ये जलीय जीव जो हैं, उनके ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करता है, कम करता है।
और आज विश्व का लगभग प्रत्येक देश जो है, हर कंट्री जो है, प्लास्टिक से उत्पन्न प्रदूषण की विनाशकारी समस्या को क्या कर रहा है, उसको फेस कर रहा है फ्रेंड। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका प्रभावित क्यों क्या करता है, तो ये पूरा आपका हेडेक, आपका फैटिग जो आपका है, ये प्रभावित करता है। हेडेक है, फैटिग है, थकान है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा बीमार कर देता है फ्रेंड। बैक्टीरिया, पैरासाइट, केमिकल वगैरह का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, जो पेट संबंधी चीजें हैं, कैंसर रिस्क को बढ़ाता है। ठीक है, स्किन के प्रॉब्लम को बढ़ाता है, क्योंकि आपका बहुत सारी चीजें आपका है इसमें आपका प्रभावित होता है। ठीक है ना। और तो कुल मिलाकर फ्रेंड ये बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव दिखता है। तो हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन देखा, वाटर पॉल्यूशन देखा फ्रेंड, उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर पॉल्यूशन देखा, स्पेस पॉल्यूशन देखा, प्लास्टिक पॉल्यूशन देखा। अब एक इम्पॉर्टेंट आपका क्या है कि भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। ठीक है ना, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन, तो भारत में ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले राज्यों में, इसको ध्यान रखिएगा, भारत में ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है ना, महाराष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद आपका तमिलनाडु है, फिर आंध्रा है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, कर्नाटक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश और पंजाब है। तो महाराष्ट्र का जो है आपका सबसे नंबर 1 स्थान है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट मतलब जैसे कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपका मोबाइल है, माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ई अपशिष्ट आपका होता है फ्रेंड। और इसके अंतर्गत देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट जो है ये किसका है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। और वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। ठीक है ना, तो WEE इसको बोलते हैं, वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। W EEE इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड, WEEE इसको हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आपका जो प्रोडक्ट है, इसका काफ़ी ज़्यादा इसका जो प्रभाव होता है फ्रेंड, इसको आप इसमें देख सकते हैं। और ग्लोबल ई वेस्ट इन 2020 में जो आपका स्मॉल इक्विपमेंट्स है, ध्यान रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इक्विपमेंट में जैसे आयरन है, केटल्स है, टोस्टर है, वैक्यूम क्लीनर वगैरह है, इसका करीब करीब 37% जो है इसका पार्टिसिपेशन है। लार्ज इक्विपमेंट में देखा जाएगा फ्रेंड तो फ्रीजर है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, माइक्रोवेव है, कुकर्स वगैरह है, ये करीब करीब 20% आपका है। टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट में हीटर्स है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, थर्मोस्टेट है, करीब करीब 17% है। स्क्रीन वगैरह में टीवी है, पीसी है, स्क्रीन, ये सब जो आपका करीब 14% है। और स्मॉल आईटी में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इसका 9% है। और लैंप वगैरह करीब करीब 1% है। तो सबसे ज्यादा किसका आपका है, 37% जो आपका है स्मॉल इक्विपमेंट्स का। ये 2020 का आपका सर्वे रिपोर्ट है, तो इसको अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है ना। और भारत में जो ई अपशिष्ट प्रबंधन है, तो मंत्रालय ने करीब 12 मई 2010 को ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान नियम 2010 अधिसूचित किया गया। और यह नियम सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल एवं एयर कंडीशनरों से उत्पन्न जो ई अपशिष्ट हैं, जो ई अवशिष्ट हैं, उसको लागू किया जाएगा। ठीक है ना। और एक चीज और आपका फ्रेंड है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कचरा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत 6 नियमों को अधिसूचित किया गया था। ठीक है, 6 नियम को, जैसे प्लास्टिक कचरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016, ई कचरा प्रबंधन 2016, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन 2016, निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन 2016, और खतरनाक और अन्य कचरा प्रबंधन 2016, और ठोस कचरा प्रबंधन। तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो आपका है, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत के निकाय हैं। और इसकी स्थापना एक गैर सरकारी संगठन के रूप में 1958 में की गई थी। और यह एशिया का उत्पादकता संगठन का घटक है, जिसका भारत जो है उसका मेंबर है। ठीक है, तो ई वेस्ट का क्या क्या इम्पैक्ट होता है फ्रेंड, तो इसमें क्या क्या सब्सटेंस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लेड होता है, सीसा है, इसमें मर्क्यूरी होता है, इसमें कैडमियम होता है,
प्लास्टिक पीवीसी होता है, आर्सेनिक भी होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसमें लेड भी होता है, मर्क्यूरी भी आपका होता है, कैडमियम भी होता है, प्लास्टिक भी है, आर्सेनिक भी है। इम्पैक्ट क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ को क्या इम्पैक्ट करता है, तो नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किडनी में प्रॉब्लम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करता है, बीपी प्रॉब्लम, ब्रेन डैमेज को करता है फ्रेंड, स्टोमक को है, लंग डैमेज करता है, ठीक है, बर्थ जो डिफेक्ट होता है, लीवर कैंसर, लीवर डैमेज करता है, लंग्स है, स्किन है, ठीक है, इन सब चीजों को क्या करता है, ये आपका प्रभावित करता है फ्रेंड। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड, और कल लास्ट क्लास होगी पॉल्यूशन की, और कल लास्ट क्लास होगी पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन को सबसे पहले एक बार हम लोग फास्ट रिवाइज कर लेंगे 10-15 मिनट में, उसके बाद आगे जो और पॉल्यूशन आपका है, सॉइल पॉल्यूशन वगैरह, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे कोड का इस्तेमाल करते रहें, लाइक शेयर मैक्सिमम करते रहें फ्रेंड, ये आप ही कर सकते हैं, मेरा काम पढ़ाना है। और कुछ चीज़ें हैं कि जैसे एडमिशन वगैरह, देखो मेन जो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही होती है। प्लस और आइकॉनिक दोनों है, दोनों में से किसी में ले सकते हो, बट आइकॉनिक बेस्ट है, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रणनीति बताने वाला कोई आपको हो, अगर स्ट्रेटजी बताने वाला कोई हो, अगर सही तरीके से आपको गाइड करने वाला हो, तो रास्ता जो है आपका आसान हो जाएगा फ्रेंड। और अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल एक सटीक रणनीति आपको दी जाती है, और प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि यूट्यूब पे सारी क्लासेस आपको नहीं मिल पाएगी। तो वाकई अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10, आपको बेहतरीन गाइडेंस उपलब्ध कराऊंगा, सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल कराऊंगा। और सबसे क्यों ज्वाइन करें, तो काफ़ी लंबा अनुभव है फ्रेंड, करीब 18-19 साल से एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने जो भी कोर्सेज वगैरह किया बिल्कुल कंप्लीट किया, ठीक है, कोई भी बीच आधा अधूरा नहीं छोड़ा, तो बिल्कुल उसको कंप्लीट किया। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें, सारे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डेली क्या रूटीन आपका होना चाहिए, तो बिल्कुल सारी चीज़ें, टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है फ्रेंड। आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू जा सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपको ज्वाइन करने पर बहुत सारे मिलेंगे। अगर वाकई तैयारी करना चाहते हो, अगर IAS बनना चाहते हो, तो बिल्कुल अनअकैडमी को ज्वाइन करो। अनपैरेलल और स्पेक्टाकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है फ्रेंड, स्टूडेंट फ्रेंडली है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो बिल्कुल ज्वाइन करो, एंड थैंक्स अ लॉट। और फिर मिलते हैं कल 5 बजे, और कल लास्ट क्लास है पॉल्यूशन का। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संधियां हैं, समझौते हैं, इस पर मैंने 3 क्लास रखी है फ्रेंड। और फिर भारत के अंतर्गत जितने भी कानून बनाए गए हैं पर्यावरण को लेकर, उसके बारे में 2 क्लासेस मैंने रखी है। उसके बाद फिर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, उस पर बात करेंगे। ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। और आपका जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वगैरह है, इसको बिल्कुल करेंगे। और MCQ वगैरह जैसे भी लाइव आते हैं फ्रेंड, तो MCQ वगैरह जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर फ्रेंड।